हेड लाइन्स आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आगाज़ में आपको बताएं, कराची प्रेस क्लब के बाहर दो सियासी जमातों के दरमियान झगड़ा हुआ है। दोनों जमातों के कारकुनान आमने सामने आ गए। हंगामा आराई के दौरान एक पार्टी का कारकुन जख्मी हो गया। ताहम पुलिस की भारी नफरी मौका पर तैनात है। कारकुनान की जानिब से सिटी 21 के कैमरामैन का कैमरा तोड़ने की कोशिश की गई और हिरासा भी किया गया। पीटीआई रहनुमा बिलाल गफ्फार इंदराज मुकदमा के लिए आर्टिलरी थाने पहुंच गए हैं। तफसीलात जानेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा अब क्या सूरत हाल है और झगड़ा क्यों हुआ था? जी देखिए, ये तो एक घंटा पहले तक भी अफसोसनाक सूरत हाल थी यहाँ पर कराची प्रेस क्लब के बाहर। अब झगड़ा तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये हुआ ये था कि यहाँ पे एक जमात का एहतजाजी मुजाहरा जो चल रहा था, ये यौम यकजहती कश्मीर के आज दिन भर कराची प्रेस क्लब में एहतजाज मुजाहरे रैलियाँ जलसे होते रहे। तो दूसरी जमात लोग आए और उन्होंने आके नारेबाजी की, जिसकी वजह से उनको रोका गया और फिर इस तरह दोनों जमातों के कारकुन एक दूसरे से गुत्था हो गए, हाथापाई हुई, एक दूसरे को मारा पीटा है, जिसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए और कुछ गाड़ियों पे पथराव वगैरह हुआ। बाद में पुलिस ने मुदाखलत की और मामला ख़त्म कर दिया। लेकिन अब पीटीआई के अरकान असेंबली अजहर, सैफुर रहमान दीगर पहुँचे हुए हैं थाने पे और अब की खबर ये है कि ये एफआईआर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वो अपनी दरख्वास्त लिख के दे रहे हैं एसएचओ आर्टिलरी मैदान को, जिसके बाद बाकायदा इस वाक़े की एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेटेस्ट इसमें ये है कि जो कराची प्रेस क्लब के बाहर दो सियासी जमातों के कारकुनों के दरमियान जो हाथापाई और झगड़ा हुआ, उसकी आर्टिलरी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज की जा रही है। ठीक है, आज ये भी बताएगा कि जख्मी कितने हुए हैं और कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है अभी? पीटीआई ने पहले खुद दावा किया था कि उनका कोई एक कारकुन जख्मी हुआ, जिसका बाकायदा इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया। लेकिन अब थाने पहुंचने के बाद पीटीआई के जो रहनुमा है, उनका दावा है कि उनके 5 से 6 कारकुन जख्मी हैं। तो अब ये एफआईआर दर्ज होने के बाद पता चलेगा कि इन्होंने कितने जख्मी कारकुनों के जख्मी होने का दावा किया है। दूसरी जानिब यहाँ टीएलपी के कुछ लोगों की तरफ से भी ये बात आ रही है कि हमारे भी कारकुन जख्मी हैं। मैं भी दूसरी पार्टी भी एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने पहुंच रहा है। इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग इसमें जख्मी हैं। ठीक है आजिज़, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई की लहर में खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इजाफे के सिलसिले को ब्रेक न लग सकी। रिटेल की सतह पर एक हफ्ते में चावल 50 रुपए तक महंगे हो गए। मुल्क में महंगाई की लहर अवाम पर टूट पड़ा कहर। तलब और रसद में बढ़ता फर्क सबब या डीजल और डॉलर की कदर में इजाफे की वजह। महंगाई की जालिम लहर ने ग़िज़ाई अजनास की कीमतों को बढ़ा दिया। चावल की कीमतों में भी एक हफ्ते के दौरान 50 रुपए फी किलो तक का इजाफा हो गया। सुपर बासमती चावल 300 रुपए किलो से बढ़कर 350 रुपए किलो पर पहुंच गया। सीलर चावल 250 रुपए से बढ़कर 300 रुपए किलो हो गया। टोटा चावल 200 रुपए किलो और कहीं इससे जायद पर फरोख्त होने लगा। पूनिया चावल 50 रुपए इजाफे से 250 रुपए किलो पर पहुंच गया। कंपनियों ने भी चावल के रेट बढ़ा दिए। 1 किलो चावल का पैक 50 रुपए महंगा होकर 499 रुपए पर पहुंच गया है। चावल की कीमतों पर जो इजाफा हुआ है वो डॉलर की वजह से हुआ है। कीमत रुपए की कदर कम हो गई तो डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से इसके कीमत में इजाफा हुआ। शहरियों का कहना है कि होशरुबा महंगाई से चावल तो क्या हर चीज़ खरीदना मुश्किल हो गया है। चावल हर रोज़मर्रा की इस्तेमाल की ज़रूरत है और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, बड़े भी खाते हैं उसको, और हर रोज़ हमारे वहाँ पकता है। लेकिन पहले जो दाम होते थे इस बार उससे कम से कम डबल हैं, कम से कम डबल हैं। 120 रुपये अच्छा चावल जो आम पकाने वाला चावल होता है मिल जाता था, और इस बार जो चावल है 240 रुपये और 250 रुपये कम से कम है, जो अच्छा जो खाने के लायक हो। तो बाकी चीज़ें भी ये है, हर चीज़ के दाम महंगे हैं। हुकूमत महंगाई के अवामिल की रोकथाम करे और तलब और रसद को यकीनी बनाए तो चावलों समेत दीगर अशिया खुदनोश की कीमतों को आसमान से ज़मीन पर लाया जा सकता है। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। महंगाई की नई लहर के असरात जारी हैं। होलसेल की सतह पर दालों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। मुख्तलिफ अक़साम की दालें 20 रुपये फ़ी किलो तक महंगी हो गईं। जोड़िया बाज़ार होलसेल के ताजर कहते हैं कि पोर्ट से कंटेनर रिलीज़ ना होने के बायस मार्केट में दालों और दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ताजर ने खबरदार किया है कि रमज़ान अल मुबारक के करीब सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो सकती है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करे। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से बल्दिया उस्मा कराची में परचम कुशाई और वॉक का एहतमाम किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना था कि कायदे आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान का अटूट अंग करार दिया था। कराची का हर शहरी जदोजहद आज़ादी में कश्मीरियों के साथ है।
बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से भी कश्मीरियों के लिए यकजहती का इजहार। यौम यकजहती कश्मीर पर परचम कुशाई के साथ मजलूम कश्मीरियों को सलाम पेश करने के लिए वॉक का भी एहतमाम किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर शुजात हुसैन ने वॉक की क़यादत की। उनका कहना था कि भारत से आज़ादी की जंग में कश्मीर तनहा नहीं, कराची का हर शहरी उनके साथ है। दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। कश्मीर भाइयों के साथ तमाम पाकिस्तानी हैं। कराची के तमाम शहरी, हर घर कश्मीर की आवाज़ बुलंद कर रहा है। इंटरनेशनल सतह पे मेरा पैगाम ये है कि पाकिस्तान का मसला जो अस्तिफ़ाब राय के ज़रिए से हल होना था, इसको अब बहुत जल्द हल हो जाना चाहिए। वॉक में शरीक KMC के अफसरान ने भी भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की अखलाकी मदद जारी रखने के अज़म का इजहार किया। पूरी कराची, पूरा KMC और पूरा पाकिस्तान खड़ा है और इंशाल्लाह हर साल हम उनके साथ यकजहती बनाएंगे। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, हमारे लोग, हम हर तरह की दिली हमायत उनके साथ है, अखलाकी हमायत उनके साथ है। मेरी इंटरनेशनल ताकतों से ये गुजारिश है कि आप लोग जो बोयसिनिया और दूसरे लोगों का मसला हल करते हैं, आप इसका भी मसला हल करें और ये प्योरली जो है इंसानी मसला है, ये हल होना चाहिए। कश्मीरियों से यकजहती वॉक में बल्दिया उज़्मा कराची के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुलाज़मीन ने कसीर तादाद में शिरकत की और अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर से मुतालिक करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया। कैमरामैन हैदर अली के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर ज़िला शर्की में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स चरंगी से मज़ार कायद तक रैली निकाली गई। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने रैली की क़यादत की। बादज़ा एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट सैयद शकील अहमद और दीगर ने रैली की क़यादत संभाल ली। इस मौका पर सैयद शकील अहमद ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। अब वक्त आ गया है कि कश्मीरियों को हक़ के खुद दरादिया दिया जाए। मज़ालिम ना कल कश्मीरियों की जिदोजहद से रोक सके थे और ना आइंदा रोक सकेंगे। कश्मीरियों को इनकी लाजवाल जिदोजहद पर सलाम पेश करते हैं। इस मौका पर DMC ईस्ट के स्कूलों के बच्चों ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करते हुए लहू गरमा देने वाले नारे लगाए और तकरीरें भी की। रैली में कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद शरीफ, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट राजा तारिक चांडियो, डिप्टी कमिश्नर कोरंगी अली रज़ा जैदी, डिप्टी कमिश्नर इरफान मिरवानी, फोकल पर्सन इम्तियाज़ भुट्टो, डिप्टी डायरेक्टर DM इरशाद अली समेत बल्दिया शर्की के अफसरान ने शिरकत की। यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर साबिक रुकन कौमी असम्बली के रेहान हाशमी की ज़ेर निगरानी साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। रैली में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद शरीक थी। एक सुबह कश्मीर के नाम साबिक रुकन कौमी असम्बली रेहान हाशमी की क़यादत में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर ईसा लेबॉर्ट्री नॉर्थ नाज़माबाद पर साइकिल रैली निकाली गई। रेहान हाशमी ने मसले कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया। यकजहती कश्मीर के हवाले से हमने इस रैली का इनेकाद किया और इसमें मुख्तलिफ जो लोग हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, आपने देखा कि बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। ना सिर्फ कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं बल्कि वो एक पॉजिटिव मैसेज भी दे रहे हैं सेहत और सफाई और तंदुरुस्ती के हवाले से। रैली में शरीक मर्दों ख़वातीन समेत बच्चे भी कश्मीर से अपनी मोहब्बत का दम भरते नजर आए और मकबूजा वादी की आज़ादी को नागुज़ीर करार दिया। आज का हम लोगों ने इवेंट इसलिए रखा था क्योंकि आपको पता है कि 5 फरवरी है, कश्मीर डे है। हम लोग सब अपने कश्मीरी भाई को मैसेज देना चाहते हैं और बहनों को कि हम लोग आपके साथ हैं। आज ये इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं। NNCG ने ये इवेंट रखा गया है कश्मीर डे के हवाले से कि यकजहती का हम लोग इजहार पेश कर रहे हैं। रैली में रेंजर्स के सच्चल विंग कमांडर कर्नल फैयाज, सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर ईसा लेबॉर्ट्री डॉक्टर अनम समेत मुख्तलिफ समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरामैन हारिस के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से मज़ार कायद के गेट पर DMC ईस्ट JT बती से स्कूल के बच्चों ने तकरीरें और इशार पेश किए और शुरा का खूब लहू गरमाया। मजलूम कश्मीरी भाइयों की जिदोजहद आज़ादी को सलाम पेश करने और उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए यौम यकजहती कश्मीर पर JT स्कूल भी पेश है। असातिज़ा का कहना है कि हमेशा कश्मीर के साथ हैं। भारतीय फ़ौज बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल कर रही है। बच्चों ने बैनर उठा रखे थे जिन पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मिल के रहेगी आज़ादी के नारे भी दर्ज थे। बच्चों ने परचम हाथों में उठाए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। बच्चों ने कश्मीरी मलबूसात ज़ेब तन किए हुए थे। आपको बताएं कि बल्दिया टाउन सेक्टर 7 में कायम अल-सहर मैटरनिटी एंड जनरल क्लिनिक में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में कौन कौन सी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, बात करते हैं अपनी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी राबेल।
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں بلدیہ ٹاؤن السحر میٹرنٹی اینڈ جنرل کلینک میں. یہاں پر ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ کلینک کے اونر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی سر، مجھے بتائیے گا کہ ایک فری میڈیکل کیمپ آپ لوگوں نے لگایا تھا، کون کون سی سہولیات آپ لوگوں نے اس فری میڈیکل کیمپ میں فراہم کی؟ جی السلام علیکم. فری میڈیکل کیمپ کا ہم نے آج انعقاد کیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہم الٹرا ساؤنڈ وغیرہ دے رہے فری آج کے روزے کے لیے، اور ٹیسٹ لیب وغیرہ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی فیسلٹی دے رہے ہوتی ہے ہمارے پاس ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبان ہمارے پاس گینی کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جی پی بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، علاقے کے لیے، کیونکہ علاقے کے لیے تھوڑا سا ایک نوکس ہے، کیونکہ یہاں پر جو نا اس طرح کی کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹرس کی بہت زیادہ کمی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس چیز کی انیشیشن لی ہے. السحر میٹرنٹی اینڈ جنرل کلینک کے نام سے یہ کلینک ہے ہمارا، اور الحمدللہ بہتر چل رہا ہے ساری چیزیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائے. اچھا سر، مجھے بتائیے کہ مطلب اس طرح کے کیمپس آپ لوگ پہلے بھی لگاتے آئے ہیں، اور ان فیوچر آپ لوگوں نے کیا طے کیا ہے؟ اچھا، کیمپ ہمارا تو سیکنڈ ٹائم ہے یہ، ٹھیک ہے. کیمپ ہم لگا رہے ہیں، اور ان فیوچر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کو کنٹینیو رکھیں اور اس چیز کو ایکسٹینڈ کرے ڈے ٹو ڈے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ ہو اس چیز سے اور ان کو اچھی سہولتیں درکار ہو. جی بالکل، میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی سر، مجھے بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں، تو آپ کے پاس ابھی فری میڈیکل کیمپ میں کون کون سے جو ہے مریض آئے، کس حوالے سے زیادہ تر یہاں پر آئے؟ دیکھیں، ہمارے پاس اس ٹائم پہ جو ہے ہر قسم کے پیشنٹ آ رہے ہیں نا، اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے سے اچھا جو ہے پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ اویلیبل کریں. اور میڈیکیشن بھی ہم نے سیمپلنگ بھی یہاں پر کی ہے، کچھ میڈیکیشن جو ہے ہم نے یہاں پر پرچیز کر کے لیے. اور ہمارا سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ ہم غریب کو جو ہے کسی بھی طریقے سے جو ہے اس کا علاج جو ہے فری آف کاسٹ کریں. جی بالکل، میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، اونر صاحب بھی موجود ہیں یہاں کے کلینک کے. ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ہمارا دوسرا فری میڈیکل کیمپ ہے، اور یہاں پر ہمیں فری میڈیسنس وغیرہ پرووائڈ کی. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر زیادہ تر ان لوگوں کو اس سے سہولت حاصل ہوگی جو زیادہ تر غریب طبقے کے ہیں. لوگوں زیادہ سے زیادہ ادھر آئیں اور اپنا استفادہ حاصل کر سکیں اس فری میڈیکل کیمپ سے. جی، رویت ہلال کمیٹی کے سابق چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے. بولے ایسے واقعات سے عالمی امن کو خطرہ لاحق ہے. مسلم حکمران اسلامی مقدسات کی توہین کرنے والے ممالک سے سفارتی تجارتی تعلقات ختم کریں. کراچی کے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں علماء اہل سنت کنونشن کا انعقاد کیا گیا. تقریب کی صدارت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان نے کی. کنونشن میں شریک علماء کرام سے خطاب کرتے ہوئے مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ 9/11 کے بعد اسلامو فوبیا کی لہر مغرب میں چلی اور عالم اسلام کو دہشت گرد قرار دینے کی کوششیں کی گئیں. 9/11 کے بعد اسلامو فوبیا کی جو لہر مغرب میں چلی ہے وہ تھمنے کو نہیں آ رہی. اسلام اور مسلمانوں کو یک طرفہ طور پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے ہم معنی قرار دیا گیا ہے. تقریب میں مفتی عابد مبارک علامہ مظفر حسین شاہ نے بھی خطاب کیا. ہمارا نور جس کے دل میں بسنا تھا وہ سینے یہی تھے، یہی اہل ہے. کوئی مقرر نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے جس نے تمام امتحان لینے کے بعد ان کے اخلاص کو دیکھا ہے تو زندگی میں ہی ان کی ضمانت ایمان عطا فرما. دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں سجائی جانے والی علماء اہل سنت کنونشن میں کراچی کے مختلف علاقوں سے علماء و مشائخ نے بھی شرکت کی. کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی CBA نے ادارے کی ممکنہ نجکاری کے خلاف کمر کس لی ہے. اس سلسلے میں متحدہ ورکرز فرنٹ سمیت دیگر اتحادی لیبر یونینز کا ہنگامی اجلاس کل بروز پیر طلب کر لیا گیا ہے. سندھ حکومت نے واٹر بورڈ کو کارپوریشن کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. فیصلے کے خلاف واٹر بورڈ کی سودہ کار یونین الائنس میدان میں آ گئی ہے. متحدہ ورکرز فرنٹ کے چیئرمین ارشاد خان کا کہنا ہے متحدہ ورکرز فرنٹ کی کامیابی کی ہیٹر کی وجہ نجکاری کے خلاف جدوجہد ہے. واٹر بورڈ کو خسارے میں دیکھ کر شہریوں کے مفاد کا سودا نہیں ہونے دیں گے اور ادارے کی نجکاری کے خلاف یونینز کے اشتراک سے ہر حد تک جائیں گے. انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے MKM کی ایک اور وکٹ گرا دی. MKM کے سابق رکن قومی اسمبلی خواجہ سہیل منصور نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا.
پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کی اہم وکٹ گرا دی. سابق رکن سندھ اسمبلی خواجہ سہیل منصور جیالے بن گئے. سعید غنی نے بلاول ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دو اہم شخصیات کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. اہم شخصیات میں متحدہ کے سابق رکن قومی اسمبلی خواجہ سہیل منصور اور آل کراچی ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے صدر فیضان راوت شامل ہیں. سعید غنی نے اس موقع پر کشمیر سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بتایا کہ بلاول بھٹو عالمی سطح پر ان کا مقدمہ مؤثر انداز میں لڑ رہے ہیں. تاہم انہوں نے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال پر بات نہ کرنے کو ترجیح دی. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری صاحب دنیا بھر کے سامنے کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. یہ آگے چل کر اس میں مزید تقویت آئے گی اور اللہ نے چاہا تو پاکستان کی وفاقی حکومت کی محنتوں کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کاوشوں کی بنا پر کشمیر کے ایشو کو مزید ہائی لائٹ کریں گے. دوسری جانب پی پی میں آنے والے خواجہ سہیل منصور نے کراچی کی تباہی کا ذمہ دار متحدہ کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 35 سال میں متحدہ نے کراچی کو پیچھے دھکیل دیا. اب کراچی کی ترقی پیپلز پارٹی کی جانب سے ہی ممکن ہے. میرا اسی لیے ایم کیو ایم سے میں نے جو ایک سائٹ کیا اور میں اس سائٹ پہ آیا کیونکہ مجھے یہ دکھا کہ انہوں نے 35 سال میں کراچی کو ڈیلیور نہیں کر سکے اور اب انشاءاللہ جو ہے بلدیات میں بھی جو ہے پیپلز پارٹی جو آ گئی ہے. انشاءاللہ میئر بھی بلدیات میں اگر انشاءاللہ ان کا آئے گا تو کراچی کو ترقی ملے گی اور میں ان کے ساتھ مل کر اور میری جو ٹیم ہے جو ساری چیزیں ہیں میری کوشش ہوگی کہ ملک اور بالخصوص کراچی کے لیے میں ان کا ایک حصہ بن کے کراچی کی ترقی کے لیے کام کروں. سعید غنی نے آئندہ ہونے والے ضمنی انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا عزم کرتے ہوئے جماعت اسلامی کو چیلنج بھی کیا کہ اس ضمنی انتخابات میں پتہ چل جائے گا کس کا کتنا ووٹ بینک ہے. کیمرامین حارث کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21.